नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर इन्वेस्टर्स का आगमन होने जा रहा है। प्रदेश में नवंबर दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का ये अच्छा मौका है। समिट के तहत 2 रोड शो विदेश में होंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों में 6 रोड शो किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए रोड शो और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि G20 के बाद उत्तराखंड की नजर अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स पर है। राज्य में निवेश की बहुत सारी संभावनाओं पर काम हो रहा है। उसमें हमारे यहाँ पर खुरपिया फार्म में 3000 एकड़ पर जो है एक नई टाउनशिप बनाने का भी काम है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना है। इसके अलावा 22,000 रोजगार के नए सृजन होने हैं। AKIC अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर भी खुरपिया फार्म में ही बनना है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ पर आने की इच्छा व्यक्त करी है। तो राज्य सरकार सबका स्वागत करेगी और हम सभी इन्वेस्टर से, सभी जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे हमने कहा है कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों को लाने का काम करें। हम उद्योगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अभी उसकी तैयारी चल रही है, उसकी शुरुआत कल हमने करी है। तो आपको बता दें कि प्रदेश एक बार फिर ग्लोबल स्तर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। नवंबर दिसंबर महीने में ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आयोजित की जाएगी ग्लोबल स्तर पर, जिसको लेकर सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री उन्हें ये न्योता देने जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करें, जैसे 2018 में इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार के जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसके तहत 2 रोड शो जो है वो विदेश में भी किए जाने हैं। यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स को अगर उत्तराखंड लाना है तो वहां पर जाकर उनको लुभाने की कोशिश की जाएगी रोड शो के जरिए। वहीं इस देश में भी 6 अलग अलग जो जगह है वहां पर इस तरीके के रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी जो तमाम सेक्टर्स है, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये तमाम वो क्षेत्र है जिस पर इन्वेस्टर्स की नज़र हो सकती है और इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आपको बता दें 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें 100 MOU साइन किए गए थे। 10,000 करोड़ इनकी वर्थ है जो बताई जा रही है। लेकिन कितना काम हुआ है ये जानकारियां लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर इस प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किन सेक्टर्स में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा जो है इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको जानने की ज़रूरत है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि अब उत्तराखंड की नज़र G20 के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स में है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, UKD प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनोज इष्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सूरज सिंह नेगी जी। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 होता है, उसके बाद एक ग्लोबल स्तर पर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात कहीं ना कहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, पिछली बार भी 2018 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता में को सब्ज-बाग दिखाए थे और यहाँ पर जो है रायपुर में ही जो है इसका इन्वेस्टर समिट का जो है आयोजन किया गया था। 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा राज्य का खर्च करने के बाद
उस समय ये दावा किया गया था कि 1.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रदेश में आएगा, परंतु आज तक 1.5 रुपया जो है धरातल पर खर्च नहीं हो पाया, कहीं लगा नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब 2018 और 2023, 2019 में चुनाव थे, चुनाव को देखते हुए जनता को बरगलाने के लिए, जनता को सब्ज बाग दिखाने के लिए इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई, और वही घटनाक्रम अब बन रहा है कि 24 के चुनाव को देखते हुए 23 में फिर इन्वेस्टर समिट का जो है दावा किया जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट होगी और इतने आएंगे उतने आएंगे, पर जो है धरातल पर जो इनका प्रभाव है वो बिल्कुल शून्य है। और डबल इंजन की जो सरकार है, जिस सरकार के बहाने ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर समिट करेंगे, प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन करेंगे, अरे पिछली बार क्या हुआ उसका तो कम से कम जनता को बताइए कि कितना इन्वेस्ट आया है। दूसरा क्या है कि 500 करोड़ की कटौती आपने स्मार्ट सिटी में कर दी, 40% आपने मनरेगा के बजट में कटौती कर दी, और उसके बाद 25% जिला प्लान में आपने जो है कटौती कर दी उत्तराखंड के, और भारी भरकम कटौती जो जल विद्युत परियोजनाएं हमारी उत्तराखंड की थी उनके बजट में भारी भरकम कटौती आपने कर दी। और आप कह रहे हैं कि हम विदेशों में जाके रोड शो करेंगे, देश में जाके रोड शो करेंगे, उनको इन्वेस्टर को आमंत्रित करेंगे रोड शो के माध्यम से। तो रोड शो के माध्यम से इस प्रकार के मतलब बातें करने के बजाय आप सेट एजेंडा तय करते, उद्योगपतियों से मिलते, अपने प्रदेश की स्थिति बताते कि हमारे यहाँ जो है आइए, उनका इस प्रकार से करते। अब आप रोड शो करेंगे, रोड शो हमारी समझ से परे है कि रोड शो का क्या मतलब होता है। अब ये हम ये देखते हैं कि चुनाव में तो रोड शो होते थे, अब ये जो है इन्वेस्टरों को बुलाने के लिए भी रोड शो करेंगे। तो भाई इन्वेस्टर कहीं सड़क में बस रहा है, कहीं वो हो रहा है कि जो आप सड़क पे रोड शो करेंगे तब इन्वेस्टर आएगा। इन्वेस्टर के लिए जो है आपको नीतियां बनानी पड़ती हैं, उनको उद्योग के अनुकूल माहौल देना पड़ता है। आपने कहा था कि पहाड़ों पे उद्योगों को ले जाएंगे, कितने उद्योग आप पहाड़ों पर आपने चढ़ाए, इसका कोई आप जो है आपके पास अभी तक कोई डाटा नहीं है, आप जनता को बता नहीं पा रहे हैं। तो केवल और केवल जो है चुनाव की दृष्टि से लोगों को भरमाने का ये प्रयास है, परंतु उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि पिछले 9 सालों से आप केवल जो है भरमाने से अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे इस पर? इन्वेस्टर समिट एक बार फिर होने जाना है, लेकिन एक ग्लोबल स्तर पर उत्तराखंड की तैयारियां पूरी हैं, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखो दिव्या जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो जुमले और झूठ है वो अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उत्तराखंड की जनता का कि 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार थी, मुझे याद है 3 अक्टूबर 2018 को भू कानून को ख़त्म कर दिया गया था, और उस समय पर मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कर कहा था कि इस ग्लोबल का जो समिट का हम करने जा रहे हैं, इससे 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर होगा, घर घर में खुशहाली होगी, हर घर में रोजगार होगा। जो सपना भाजपा का था कि उत्तराखंड को चमन बनाएंगे, वो हम इस समिट के माध्यम से करेंगे। और 6 महीने में 85,000 करोड़ रुपए ग्राउंड पे खर्च होता हुआ दिखेगा, उत्तराखंड का विकास होता हुआ दिखेगा। और रिपोर्ट ये बताती है जिस 10,000 करोड़ रुपए पे MOU साइन हुआ था, धरातल पे वो भी टाई फिस हो गया। सवाल वही खड़ा होता है, क्या ये टाइमिंग है चुनाव को प्रभावित करने की? और किसको लाभ होगा इस इन्वेस्टर समिट से, किसको बेनिफिट होगा? अगर इसके मूल में जाओगे तो जो 20,000 करोड़ का हिसाब अडानी से जो पूछा जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, कहीं ये तो नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंककर कुछ उद्योगपतियों को पैसा देकर ये कार्य कराया जाए कि चुनाव प्रभावित हो। दूसरी बात, उत्तराखंड में भी G20 का हुआ। आप मुझे बताइए, ये सरकार जिसका मुख्यमंत्री खनन माफियाओं और शराब माफियाओं से घिरा हो, वो G20 में कह रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। ब्लॉक में 40% चल रहा है, हर योजना 40% है, चाहे वो उसकी हो आंगनवाड़ी भोजन देने के वाला मामला हो, उसमें भ्रष्टाचार, चाहे फिर आपके स्मार्ट सिटी बनाने का मामला हो, इसमें बात घूमकर वही आती है। दिव्या, ये राज्य मांगा किसके लिए गया था? मैं पूछना चाहता हूं
कि ये राज्य उत्तराखंड की गुर्बत से उत्तराखंड को उठाने के लिए मांगा गया था, नौजवान को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किया गया था। हालात इस राज्य के इतने खराब हो चुके हैं दिव्या, पढ़ लिख कर लड़के अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी हालत इतनी खराब है, उनसे ऐसा जाहिलों जैसा व्यवहार हो रहा है। कल की खबर है, मुख्यमंत्री कार्यालय में कमांडो ने केवल इस बात पर अपने को गोली से उड़ा दिया कि उसके घर में भागवत हो रही है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। दिव्या, समझ रही हो, यदि वो कमांडो जो कि हथियार से बिल्कुल तैयार था और उसकी ड्यूटी मुख्यमंत्री के उसमें लगी हुई थी, अगर उस अवसाद में यदि कोई घटना को अंजाम दे देता, पूरा उत्तराखंड शर्मसार हो चुका होता। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या कि वो कहां गए इंटेलिजेंस के वो सरकारी अमला जो उसकी मानसिक दशा को नहीं पढ़ पाए और उसको ड्यूटी पर लगा के रखे। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है कि जिन मूल्यों के लिए हमने राज्य मांगा था, उन मूल्यों पे काम नहीं हो रहा है। इस राज्य को केवल जो है जुमलों में और जिस तरीके के नारों में, पोस्टरों में विकास दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लोकतंत्र में मजाक है। ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। हमने जिस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा था कि पलायन रुके, राजधानी का मसला ठीक हो, 26 राज्य विरोधी जो संशोधन हुए वो खत्म हो, जंगली जानवरों से हमें निजात मिले, घर में खुशहाली हो, इन मूल्यों से हटकर आप G20 इन्वेस्टर समिट जमीन हमारी बेच खाए पिछले इन्वेस्टर समिट के नाम पर, अब क्या बेचने की तैयारी है आपकी? भाजपा को यह भी बताना पड़ेगा। अगर भाजपा ये नहीं बताती तो ये मान के चलिए कि उत्तराखंड की ये दुर्दशा हो चुकी है। ऐसे ठग सत्ता में बैठ चुके हैं। ये उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को जब तक बिल्कुल नेस्तामूद नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं आएगी। समझना जनता को है कि ये चुनाव के लिए जनता की आंखों में कैसे धूल झोंक रहे हैं। अब जनता इस धोखे में शायद नहीं आएगी। इस्टवाल जी, आपके पास आऊंगी। सर, टाइमिंग की बात की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की अगर माने तो ये टाइमिंग सबसे बढ़िया है इन्वेस्टर समिट करने का, इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में लाने का। आपको क्या लगता है कि वाकई जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टाइमिंग बढ़िया है, ये वाकई बढ़िया टाइमिंग है या फिर चुनाव का कोई एक एजेंडा है? दिव्यदर्शनी, ये लगता है कि G20 के बाद अगर ग्लोबल समिट हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे G20 को कैश करने का एक अच्छा अवसर है। लेकिन क्या मैं वो अपने उत्तराखंड के भटजी की बात पे फिर पुनर्विचार कर रहा हूँ कि क्या वो 1,500 करोड़ जो 2018 में बात की जा रही थी वो सचमुच धरातल पर उतरा है कि नहीं? टाइमिंग बहुत बढ़िया है। इसको चुनाव से जोड़ने के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से निरर्थक है। चुनाव से जोड़ेंगे हम, कितने आम जनमानस जानते हैं कि ग्लोबल समिट है क्या? उत्तराखंड की जनता के होनहारों को, बेरोजगारों को जो रोजगार उद्योगों से मिला है वो तो ठेकेदारी में मिला है। ठेकेदारी प्रथा में वो 8,500 से लेके 12,000 रुपए मासिक कमाते हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इससे क्या आप रोजगार बोलेंगी? ठेकेदार सब बाहर के हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे जो पहाड़ी मूल के 10 जनपदों के अपने लड़के लड़कियां हैं वो ठेकेदारी प्रथा में हर फैक्ट्री में काम कर रही हैं। जी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ग्लोबल समिट अगर हो रहा है तो उसमें अभी तक जैसे बोल रहे हैं कि 10,000 करोड़ के इस समय क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की संभावना है। वही यूपी में तो अभी से 33,50,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और 20,000 इन्वेस्टरों ने अपने MOU साइन कर लिए हैं। तो भाई पूरा इन्वेस्टर तो यूपी में जा रहे हैं। ऐसा योगी ने क्या कर दिया है यूपी में कि जिस यूपी में कोई भी उद्योगपति अपना इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचाता था, वहां अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी तक 20,000 के लगभग MOU साइन हो गए। तो मुझे लगता है कि हमें एक आकर्षण उत्तराखंड में भी पैदा करना पड़ेगा और अगर आकर्षण पैदा नहीं करेंगे तो विपक्ष ने अभी तक, चाहे वो अपने कांग्रेस प्रवक्ता अपने
सूरज सिंह नेगी जी हैं, ये शांति प्रसाद भट्ट हैं यूकेडी के। हम्म, अभी तक जो तस्वीर उत्तराखंड में ये ग्लोबल समिट की है, वो इन लोगों की जो विपक्ष की भूमिका में ये आईना दिखा रहे हैं, वो सत्य है कि आपने 2018 में 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, उसके कोई आंकड़े तो होंगे, वो प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल, इसका जवाब रही हम बात लेंगे। मैं लास्ट उस पे आ रहा हूँ, शांति प्रसाद भट्ट की जी की बात पे ही आ रहा हूँ कि वो उन्होंने कमांडो प्रमोद रावत की बात कही थी। वो मेरे बिल्कुल बगल के गांव का है, बल्कि हमारा स्कूल एक ही है, बाजार एक है। मातबर सिंह रावत उसके जो पिताजी हैं, अकेला भाई था, 4 बहनें हैं, चारों की शादी हो रखी है। एक कमांडो हर रोज मरता है। एक कमांडो बनने के लिए पता नहीं वो कितनी मौतें मरता है। एक कमांडो इतना प्रताड़ित हो जाता है कि क्या वो अपने को इसलिए गोली मार देता है कि भागवत के लिए छुट्टी नहीं मिल रही। और भागवत अभी आने वाले दिनों में है, अभी दूर है भागवत। कहीं ना कहीं इस पर भी जांच होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ग्लोबल समिट पे लौटते हुए यही कहूंगा कि G20 के बाद एक शुभ अवसर है और इसको कैश किया जाना चाहिए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। G20 के बाद अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो नवंबर दिसंबर के समय पे होने वाली है। आपकी सरकार उसकी तैयारियां भी कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 2018 में भी एक इन्वेस्टर समिट होती है, अब एक ग्लोबल स्तर पर आप लोग इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे से पहले वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन मैं मनोज जी की बात को सुना और इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि 85,000 करोड़ रुपए 2018 में जो समिट हुआ था उसके आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2018 के बाद जिस प्रकार से पूरे देश भर में, क्या पूरी दुनिया भर में जो कोरोना को लेके एक बड़ी, सुन लीजिए ना, अब आप सुनोगे नहीं तो फिर पता क्या लगेगा सर। वक्तव्य सुने थे, फिर सवाल जवाब करेंगे। आप शांति जी, आप सुनेंगे, आपके नाम में ही शांति है। ठीक। तो देखिए, जिस प्रकार से वो समिट हुआ, उसमें वर्ल्ड वाइड एक कोरोना की बड़ी भारी एक प्रकोप आया, उसके बाद सारी दुनिया की स्थिति स्थिर हो गई। तो उसको देखते हुए क्या आंकड़े बने, क्या नहीं हुए, ये तो सरकार प्रस्तुत करेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि क्या हमें, अगर मान लीजिए, मैं फर्ज करिए कि एक काम को हमने अभी किया, उसमें हमें सफलता इतनी मिली, तो क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए या दोबारा प्रयास करना चाहिए कि हमें जो लक्ष्य हमारा है हम उसके लिए सफलता की ओर आगे बढ़े? ये कहीं ना कहीं ग्लोबल समिट उसी के उसमें है। अभी देखिए, जिस प्रकार से अभी एक आजकल सोशल मीडिया में बहुत छा रहा है रघुराम राजन जी का वो बयान कि 5% से भी ऊपर नहीं जाएगा जीडीपी। आज जो प्रेडिक्शन वर्ल्ड वाइड दिए जा रहे हैं वो बड़े जबरदस्त चौंकाने वाले। तो ऐसी ये जो विपक्ष है ऐसे नकारात्मक माहौल को बनाने के लिए लगातार करता है और तुरंत उसका रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं हम भी उसमें भागीदार बन जाते हैं कि हम सोचते हैं कि आज अगर ग्लोबल समिट हुआ है तो कल यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होंगी, बड़े बड़े उद्योग लगे होंगे और हम उसमें बैठे होंगे। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए पहली बात तो हमारे प्रदेश के अंदर भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अभी यूपी की बात करी, हमारे और यूपी के अंदर बहुत भौगोलिक स्थिति का अंतर है। हमें एक सड़क को, ऑल वेदर रोड को पास कराने के लिए घोड़े खोलने पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट तक की गुहार लगानी पड़ेगी, उसे किस किस तरीके के हमने उस पर वो दिए। तो ये बहुत सारे सिस्टम है हमारे पर्यावरण को लेके, सब चीजों को लेके। हमारी भूमि सीमित है इस प्रदेश की, तो बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2025 में इस प्रदेश को अग्रिम प्रदेश बनाने का और 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रखा, इसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड इसमें अपनी भागीदारी, देश को विकसित देश बनाने के लिए उत्तराखंड अपनी भागीदारी योगदान देने के लिए इस तरह के समिट। जिस भौगोलिक परिस्थिति की आप बात कर रहे हैं रविंद्र जी, वही हम जानना चाहते हैं कि जब आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, जब आप पूरा प्लान बनाते हैं कि इस प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा और किस तरीके के किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो रोड मैप तो आप लोग बनाते होंगे ना कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, उसके हिसाब से कितना समय लगेगा, अगर इन्वेस्टमेंट अब आता है तो उसका यूज कब किया जाएगा, ये तो पूरा
ब्लूप्रिंट होता है, रोड मैप का पार्ट होता है। देखिए बिल्कुल आपने बहुत, दिव्या जी, बहुत शानदार प्रश्न किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए एक चमोली में किसी ने उद्योग लगा लिया वातावरण को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए कि भाई ये उद्योग यहाँ लग सकता है। अब मान लीजिए वो अगर आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले वो उद्योग लगा होता, तो आप मुझे बनाइए वो प्रोडक्ट बनाने में और चमोली से सिर्फ देहरादून आने में कितना टाइम लगता था। ना हमारे पास रोड था, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज जिस प्रकार से चौड़ी सड़कें और रेल लाइन कर्णप्रयाग तक जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसके लिए है कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होनी, आप अब हमने माल पहुंचाना है दिल्ली तक, आप यहाँ से देहरादून से दिल्ली जाने में 8 घंटे लग जाते थे 2014 से पहले, तो 4 सर, घंटे तो डाटकाली मंदिर में आप ये जाम कह में रहे लग थे जाते कि थे। आपके आने से पहले जो वक्तव्य रखे गए, सवाल यही पूछा गया, मेजर सवाल उसमें ये था कि जो आपने 18 में सबमिट किया, उसका जो इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ है आप, क्योंकि नवंबर दिसंबर में एक नया दूसरा सबमिट कराने जा रहे हैं, तो कुछ एक आंकड़ा तो रखेंगे कि आप जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ खर्च हुआ, कितना हुआ, और अब कितना आ रहा है, दोनों को मिला के किस तरह से काम करना है, क्योंकि हमारे स्टेट को इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत सेक्टर्स में काम होना है। दिव्या जी बिल्कुल उचित प्रश्न है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार समय समय पे सरकारों से ये सवाल पूछते रहते हैं। मैंने कहा ना, सरकार बिल्कुल इसके बारे में बताएगी कि 2018 में, लेकिन मोटी मोटी बात जो मैंने बताई है आपको कि 2018 के बाद सारी चीजें कैसी परिस्थितियों में बदल गई थी, उसका आंकड़ा जरूर सरकार आपको देगी कि सबमिट का हमें क्या फायदा हुआ, लेकिन उससे आगे बढ़ने की बात है। मैंने आपको बताया ना, देखिए 2018 में हमें लक्ष्य हमारा था 1 रुपया प्राप्त करने का, हमें प्राप्त हुआ 35 पैसे, तो क्या हम वहां रुक जाएं? हमें उससे आगे चलना होगा। हम लगातार प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने जितने देश भर के हमारे उद्योगपति हैं उनको अपने प्रदेश में किस तरीके से उनको लेकर आ सके, उनके उद्योग लगाने के लिए वो माहौल, वो वातावरण, वो स्किल हमारे पास है, ये दिखाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी बाकी गेस्ट के भी मैं सवाल आपके लिए लूंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डीके पाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका, और आपका वक्तव्य मैं ले लूंगी शॉर्ट में, तब चर्चा में जाएंगे क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो चर्चा आगे बढ़ चुकी है, सवाल जवाब हो चुके हैं। लेकिन G20 समिट के बाद अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें, किस तरीके से आप इसे देखते हैं उत्तराखंड के लिहाज से? पहले तो माफ़ी चाहता हूँ मैं लेट आने के लिए, बहुत जाम है शहर में, बड़ी हालत ख़राब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 की समिट के बारे में आपने जिक्र कर दिया है। हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 2002 से 7 की सरकार में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, जो जरूरत भी थी उस बात की, लेकिन उसमें भी अधूरापन रहा। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर कोई सरकार किसी योजना को चलाती है, किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की या उसको एस्टेब्लिश करने की, और 5 साल में यदि वो पूरा नहीं कर पाती तो अगले 5 साल उसको चाहिए होते हैं। बिल्कुल। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्लस में है। अगर वो कहते हैं कि 2017 से 22 तक हमने 2018 में सबमिट की, और उसका एडवांटेज उत्तराखंड राज्य को टैक्स के रूप में या एस्टेब्लिशमेंट के रूप में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के रूप में, या मैं ये कहूँ कि जो आज ये बात कर रहे हैं कि हम ग्लोबल एक सबमिट और करेंगे, तो वो 2018 का परिणाम आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अपार संपदाएं हैं, अपार व्यवस्थाएं हैं। अगर हम 3 जनपदों में और पहाड़ में भी इस्टेब्लिश करना चाहे, हिमाचल में देख लीजिए, हमीरपुर से लेकर के तमाम ऐसी जगहों पर उन्होंने इंडस्ट्री का इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, जाल बिछाया हुआ है, जाल। और भाई साहब, मैं रविंदर जी की बात से बहुत प्रोव हूँ, मतलब वाह, आपके यहाँ से सड़क बन गई, माल धड़ाधड़ भर के जा रहा है। सिमली जो पहाड़ में 50-55 बीघा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सिमली में एक इंडस्ट्री नहीं लगा पाई है लोग। 2000 से 2007 वाले भी, हाँ, उन्होंने विचारों ने एक काम तो जरूर किया, सूरज सिंह जी की पार्टी ने, सरकार ने, कि उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए 55-60 बीघा जमीन उन्होंने दे दी, और वहां पर 70-80 जो छोटे कम वाहन, कम वेट वाले जो इंडस्ट्री लगाई जा सकती थी, वो इस्टेब्लिशमेंट दिया है जगह का। लेकिन कांग्रेस भी फैल रही है और भारतीय जनता पार्टी तो इस कदर फैल रही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे टेढ़े मेढ़े लोग सीधी सड़कों पर चल करके कहां से माल लाएंगे जब माल होगा ही नहीं, जब इंडस्ट्री होगी नहीं। तो
सरकार फेल है 2018 में भी, और आगे ये करने वाले जो है बातों बातों के बतंगड़बाज, भारतीय जनता पार्टी जो है ना बतंगड़बाज पार्टी हो गई है। तो ऐसे में तो कुछ उत्तराखंड का भला होने वाला है नहीं। ठीक है। 2025 भूल जाइए, 2045 अगर विकसित बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है। सूरज सिंह नेगी जी, आपकी सरकार भी कहीं ना कहीं घेरे में आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की सरकारों को भी मौका मिला था, काम वहां पर भी हुआ था, लेकिन वो फिर पूरा आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि फिर दूसरी सरकार को मौका मिल गया। लेकिन रविंद्र जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या कि अगर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो उसको नकार देंगे क्या आप? देखिए दिव्यदर्शनी, जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए, भारतीय जनता पार्टी उसमें 1 इंच की भी बढ़ोतरी अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई है। और दूसरा जो है जो हमारे पत्रकार हैं इस्टवाल साहब, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा, तो आज ये बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा केवल ठेकेदारों के यहाँ जो है काम कर रहा है, उनको अस्थायी तौर पर रोजगार नहीं मिल रहा है और ठेकेदार बाहर के हैं। और केवल उद्योगों में ही नहीं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, सिंचाई विभाग की हो, किसी भी विभाग की हो, आज जितने भी ठेकेदार हैं, पहले ये होता था कि ए बी सी डी श्रेणी के ठेकेदार होते थे और छोटे जो उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग थे उनको भी ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार मिलता था, उनको अपना व्यवसाय करने का मौका मिलता था। परंतु आज जो है केवल और केवल बड़े बड़े ठेके हो रहे हैं। गरीब व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को सरकार बिल्कुल खत्म करने पे तुली हुई है। उनके लिए कोई भविष्य उत्तराखंड में नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके मिल जाते हैं, उनसे जो है सरकारी तंत्र जो है वसूली कर लेता है, सूटकेस भर के अधिकारियों के और नेताओं के घर में आ जाते हैं, और गरीब व्यक्ति जो छोटे छोटे हैं उनको जो है आज काम नहीं मिल रहा है। और ये धरातल की सच्चाई है, इसमें कहीं कोई मैं ये नहीं कि किसी उस अन्य उद्देश्य से प्रेरित होकर कह रहा हूं, पर हमारा कहना यह है कि आपने 2018 में 100 करोड़ खर्च किया, क्या 100 रुपया भी आपके पास आया? जनता की गाड़ी कमाई को आप जो है इस प्रकार से एक शो करते हैं, मतलब दिखावा वाला शो करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई को उसमें झोंक देते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है जिन उद्योगपतियों को आपने बुलाया, जिनके लिए आपने रेड कारपेट बिछाया, क्या उनके पास आप दोबारा गए? हमारे रविंद्र साहब कह रहे थे कि जो है कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना भी आया हुआ बीच में आया, परंतु उसके बाद जो है दुनिया फिर पटरी पे आई है, सारे उद्योग धंधे पटरी पे आए हैं। क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? आपका उद्योग विभाग है, आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, उन लोगों को उनके पास जाना चाहिए। इस प्रकार के शो, विदेशों में आप रोड शो करेंगे, देश में आप रोड शो करेंगे, दुनिया भर का पैसा आप जो है उस पर बर्बाद करेंगे, तो ये जो कार्य प्रणाली है आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, आपको जो है इन्वेस्टरों को बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से जो है इसको डेवलप कर रहे हैं, उसको आप करेंगे नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी, जैसे आपने सुना अभी रविंद्र जी ने कहा भौगोलिक परिस्थिति जो है इस प्रदेश की, वो इस बात को इजाजत नहीं देती। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एकदम इन्वेस्टमेंट आया और तुरंत जो है आपको इन्वेस्टमेंट नजर भी आ जाएगा धरातल पर, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो, जैसा ऑल वेदर रोड की उन्होंने बात की कि कितना जद्दोजहद के बाद उसको परमिशन दी गई, तो इस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? दिव्या जी, 2023 में पता लग रहा है चीज़ों का। उत्तराखंड जिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए बना हुआ है, उसी को विकास से जोड़ने के लिए तो राज्य की बात हुई थी जी। ये भाजपा को पता नहीं था क्या? और फिर दिव्या जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा मेरे राज्य में G20 का अगर कोई समिट होता है, मुझे खुशी नहीं होगी? मगर सवाल मैं खड़े ना करूं जब उसमें ये कहा, अखबार की फ्रंट खबर बने कि भ्रष्टाचार को करेंगे समाप्त, और 40% कमीशन ब्लॉक में चल रहा है, तो मैं सवाल खड़े ना करूं विपक्ष के नेता होने के नाते? मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं खनन माफिया, शराब माफिया के, तो मेरा बोलना तो स्वाभाविक है कि अगर आपको देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए और उत्तराखंड में अगर उसके लिए संकल्प ले रही है हमारी सरकार, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मगर इसके धरातल में जब उल्टा हो रहा है तो विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा बोलना बनता है। दूसरी बात, 2018 में हम क्यों ना बोले भाई, 2018 में
त्रिवेंद्र सरकार ने छाती चौड़ी कर कर कहा था कि 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आप 6 महीने में 85,000 करोड़ का काम होते हुए देखेंगे। आप ही बता रही हैं कि 10,000 करोड़ पे साइन हुए, जमीन पे जीरो। अब बताइए, इतने बड़े झूठ पे हम ना बोलें? अब हमारा बोलना बनता है कि अब आप फिर वही टाइमिंग चुनाव की, भाई पिछली बार भी लोकसभा चुनाव से पहले आपने जुमला छोड़ा, अब आप फिर प्रधानमंत्री जी को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो क्या हम ना पूछें कि दीदी भूलियो, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आई? हमने आपको डबल सरकार दे दी भाई, और 2 बार उत्तराखंड में सरकार भी बना दी। इसलिए तो बनाई नहीं थी कि पुलिस में नौकरी करे तो दबाव में गोली खा ले, बीटेक और बीएड करे, पीएचडी करे तो नौकरी ना लगे, वो बेचारे जहर खा के मर जाए। इसलिए तो राज्य नहीं मांगा था। हम यही तो कह रहे हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है। अब आप ये बताइए, 7,000 की ठेकेदारी की नौकरी करने के लिए तो राज्य मांगा नहीं था। हमने अग्निवीर में दिहाड़ी का सैनिक बनने के लिए तो देश के अंदर भाजपा को लाए नहीं थे। हमने कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने के लिए तो भाजपा को सत्ता में बैठाया नहीं था। हमने तो नहीं कहा था कि 3,000 स्कूल बंद कर दो, घर घर भांग, हर घर भांग, घर घर शराब, हर घर शराब। इसके लिए तो भाजपा को हमने सत्ता में नहीं बैठने दिया था। मैं एक क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते उत्तराखंड की जनता की आवाज बनकर मैं आपके सामने ये सवाल भाजपा से खड़ा कर रहा हूं कि यदि वाकई ग्लोबल स्तर से यहां पर उत्तराखंड में इन्वेस्टर आएंगे तो आप पिछली रिपोर्ट तो बताइए। मगर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा से सवाल करो, कभी कोरोना, कभी कांग्रेस और कभी नेहरू और कभी यूकेडी। ये कब तक चलेगा भाई? अच्छा रविंद्र जी, आपको जवाब दीजिए डिलीवर इस बात करना का। पड़ेगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं। सवाल जवाब इस ले बात लेते का हैं। है, जिस देश के अंदर सत्ताएं भ्रष्ट, बेईमान, झूठी, जुमलेबाज हो जाए तो उस देश के अंदर ये स्थितियां हो जाती हैं कि जवानी बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं करती हैं, और राज्य के बुनियादी सवालों पर जब काम नहीं होता तो राज्य की भाषाएं बदल जाती हैं, और जो सत्ता में सत्ताधीश होते हैं वो पैसों के दम पर जनता की आवाज को दबाकर अखबारों के माध्यम से झूठ प्रचार कर कर यदि सत्ताओं में 1 बार, 2 बार, 3 बार बैठ भी जाएं, ये लंबे समय तक नहीं चलता। सवाल फिर वही है कि अंकिता की हत्या हो तो विनोद आर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं, इसमें विपक्ष को क्या गरियाओगे? जब आपके हर कार्य में भ्रष्टाचार 40% कमीशन हो, इस पर आप कांग्रेस को दोष दो कि कांग्रेसी कल्चर है, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के विधायक आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री है, आप हो या कांग्रेस है। ये वो सवाल है जिसका जवाब भाजपा में नहीं है। ये केवल जुमले करते हैं और इन्वेस्टर सीमेंट के नाम पर उत्तराखंड की अब पता नहीं क्या बेचेंगे। 2018 में तो जमीनें बेच खाए, अब मुझे लगता है हमारे गांव के गांव। रविंद्र जी, बहुत सारे सवाल इसलिए उठते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट समिट जो पहले हुआ था उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, और अगर इस इन्वेस्टमेंट से हमारे प्रदेश में अगर रोजगार बढ़ेगा, जैसा कि आप कहते हैं रोजगार मिलेगा, उसको लेकर भी सवाल उठता है। क्योंकि आप ही की सरकार ने ये कहा था कि हम जो है स्किल्ड लेबर बनाएंगे। आप लोगों ने कई बार इसका डिस्कशन भी हो चुका है कि जो होटेलियर्स हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उनसे बैठक की थी कि आप लोग बच्चों को बुलाइए अपने वहाँ पे, उनको स्किल ट्रेनिंग दीजिए ताकि उसके बाद उन्हें इसी प्रदेश में आप ही के होटल्स में, आप ही के ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे पद पे नौकरी मिल सके। वो प्रोसेस कहां तक पहुंच पाया है? ये सवाल इसलिए है कि जो हो चुकी है बातें, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, लगातार सवाल खड़ा करना ये विपक्ष की आदत हो गई है। झूठ के आधार पे जनता देख रही है, जनता महसूस कर रही है उस विकास को और उस पॉजिटिव प्रयास को। जनता सुन लीजिए ना, शांति बात, शांति भाई, आप सुन लीजिए ना, आप नहीं सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। शिमला के बारे में भी बता दीजिए। आप सुनेंगे नहीं? देखिए, इंडस्ट्री में कितना माल बन रहा है, कितना भारी सड़कों पे आ रहा है। जनता अपने हमारे प्रयासों को और हमारे किए हुए विकास को, दोनों को लोग महसूस कर रही है, लोग देख रहे हैं, और जनता इसलिए बार बार हमें आशीर्वाद दे रही है। और अरे वही तो जनता भुगत रही। देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे से अभी बार बार एक प्रश्न बार बार आता है कि ठेकेदारी को लेके इतना और कर दिया, इतनी लेबर को 8,000 रुपए दे रहे हैं, पता ही नहीं होगा। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, सब हम रहने वाले रविंद्र भाई, मैं सुन लो, ये सुन लीजिए ना। देखिए, 90 के दशक की मैं एक बात बताता हूँ आपको। 90 के दशक में इंडस्ट्री एरिया सेला कोई था। 90 के दशक में सेला
इंडस्ट्री एरिया मोबे वाला था, 90 के दशक में इंडस्ट्री एरिया पटेल नगर था, 90 के दशक में लाल तप्पड़ था, याद होगा सबको, हमें ऐसी उम्र के हैं। इस्टवाल जी अगर मैं गलत कह रहा हूं, उस समय यूकेडी के समर्थित वह वामपंथी नेता फैक्ट्रियां बंद करवाएं लगातार, लाल तप्पड़ से, मोबे वाला से, मतलब पटेल फिर नगर। लग गया झूठ। अरे रविंदर भाई जी, हमने फिर लग देखी गया है। झूठ। उसके रविंदर बाद जी, सुन लीजिए, नारे लगाते थे वहां बैठ हद हो के, गई यार। उनने का बैठ के नारे लगाते थे, फैक्ट्रियां रविंदर जी, बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रियां बताऊं, बंद कराई। आप मोबे ये वाला लोग फैक्ट्रीज की जो बात कहते करें। थे उत्तर बड़ी प्रदेश का कम से मुकुट है, कम 15 उत्तराखंड बनने फैक्ट्रियां नहीं थी। देंगे, मोबे हमारे वाला में जीते जब जी 5 उत्तराखंड बजे बन नहीं छुट्टी सकता। होती थी ना, आप तो लोग सड़क बड़े जाम हो झूठे जाती हो। थी। आप हमने लोग देखा है दूसरे अपनी के आंखों से, काम को खुद का काम काम किया है वहां बनाकर पे। अपनी उस वाई वाई समय लूटते हो। आपके आपके साथ समर्थित झूठा पार्टी तो कोई वामपंथी है ही नेता नहीं। लाल आप ये झंडा बताइए, लेके वो गेटों पे बैठ 90 जाते के थे। दशक में क्या फिर बोलते उसके थे? बाद क्या आप ही की उत्तराखंड, कांग्रेस समर्थित, उत्तर प्रदेश का आपने मुकुट है, समर्थन दिया सर दर्द यूकेडी से ने अलग 2 नहीं बार होने ठीक है, कांग्रेस को। ठीक है, आप ठीक है, ऐसे एक समर्थित मिनट, नेताओं ने अगर ठेकेदारी राजनीति प्रथा में लेकर इतनी आए। बड़ी झूठ बोलोगे इस्माइल तो जी अगर मैं चलेगा झूठ नहीं। बोल रहा हूँ, आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी झूठ बात हो। गलत साबित कर आप दीजिए। तो ये कहते हो कि लेकिन हमने राज्य रविंद्र बनाया, जी, लेकिन आप रविंद्र तो जी, राज्य विरोधी थे उस टाइम पर। मजदूर आपको संकट याद है? जबकि एक नारा मिनट, होगा, रविंद्र देश जी, हित में ठीक करेंगे है। काम का लेंगे पूरा नाम। अरे और भाई, आप क्या आप- नारा ठीक है, है? रविंद्र जी, आप क्या ठीक है, नारा ठीक है, है? एक मिनट, खिलाफ रविंद्र जी, आपको याद है? रविंद्र जी, इन्वेस्टमेंट सुनिए, जो मैं इन्वेस्टर की समिट बात पर कर- बात हो रही है, इन्वेस्टर लेकर समिट के कहाँ? तहत एक मिनट इन्वेस्टर सर, एक समिट मिनट पे सर, बात हो गई, लेकर इन्वेस्टर कहाँ? यही बात ठीक है, का ठीक चरित्र है, इन्वेस्टर समिट की जहां तक बात हो रही है सर, मैं ये जानना चाहती हूं कि इस प्रदेश में क्योंकि युवा बहुत सारे हैं और ज्यादा से ज्यादा युवा, अगर आपको पता है तो दिल्ली, नोएडा इस जगह जाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एक हब बन चुका है काम के लिए। आप ये बता दीजिए कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कौन सी ऐसी मेजर प्राइवेट फर्म्स आई हैं उत्तराखंड के अंदर जो हमारे ही युवाओं को रोजगार दे रही है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ रुकने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें बड़े फर्म्स नहीं मिल रहे हैं, हम अपना स्किल्स जो है वो यहाँ पर वेस्ट क्यों करें। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए दिव्या जी, आप जवाब नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल किया है। और मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस अगर एक दोषी सार्थक विपक्ष होता तो जरूर ये ऐसे सवाल खड़े करता, ये इनके मुंह से आने चाहिए थे, लेकिन आप खड़ा कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता कि अगर ये हम क्या हमारे कह से रहे हैं? सवाल पूछते क्योंकि सर हम कि सर्विस भाई- सेक्टर में हैं, हाँ, सर्विस सेक्टर में है तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और इससे। दूसरी चीज ये है कि ये राय देते, सरकार को बताते, आपके चैनल के माध्यम से बताते कि भाई यहाँ के रोजगार देने के लिए आप सर्विस सेक्टर में आइए, आप इस फला सेक्टर में आइए, हम बता रहे हैं आपको। अरे इसमें 108 के आपने सुन भगा लीजिए दिए। ना, ठीक है। आप- संविदा आप करी क्या कैसी कर- आप निकाल अरे रहे भैया, हैं? फिर ठीक आप है, आगे अपना बोलो। वालों को आप दमन कर रहे हैं। सुनो, ठीक है। बड़े सवाल है। देखो शांति भाई, देखिए झूठ जो- ना बोलो ना ठीक है, यार, ठीक है, दिहाड़ी वालों को तो ठीक है, तुम बर्बाद कर रहे हो। देखिए यूकेडी हमारी एक प्रदेश की पार्टी है और आप उसके एक सम्मानित नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी वो बातों को भी समर्थन कर रहे हैं जो खाम खा आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप अगर पॉजिटिव कोई बात दिव्या कहेंगे, जी, ठीक है, शांति भाई, डीके पाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं अपनी इस्टवाल जी, पार्टी से इस्टवाल जी, हटके आपका स्वागत करूंगा। आपको देखिए, काफी ज्यादा आप- संबोधित कर रहे थे रविंद्र जी अपनी बातों में, जब भी वो कुछ बात बोल रहे थे तो आपसे एक तरीके से आपका अप्रूवल मांग रहे थे कि वो सही मोहर बोल रहे लगवा हैं कि देते, नहीं। मोहर। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो बातें हैं वो कितनी सच्चाई है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट पहले भी आता रहा है, लेकिन और क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमें, क्योंकि टाइम बदल रहा है और समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। नहीं, सच्चाई है कि 90 के दशक में लाल तप्पड़ हो, पटेल नगर हो, सेला कुई हो, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं उस पे धरना प्रदर्शन हुए हैं इंडस्ट्री के विरुद्ध, लेकिन आधी सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई बताइए ना। तब राज्य आंदोलन की एक लहर को लेकर ये चल रहा था सारा कुछ, जितना भी क्या कहते हैं इन पे धरना प्रदर्शन और फैक्ट्रियों को उठाने की बात हो रही थी, जल जंगल जमीन की बात हो रही थी, वो भी मेरे ख्याल से रविंद्र जी को लानी चाहिए थी सामने। रही बात इंडस्ट्रीज की, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी की बात पे जाता हूँ कि या आपने डीके पाल साहब की बात पे जाता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग दिल्ली, नोएडा या बेंगलुरु वगैरह बड़े उनमें हब में जा रहे हैं जहाँ जॉब मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। यकीनन यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे सिटकुल पिटकुल से लेके, चाहे ये सेला कुई है, पटेल नगर है, आपका उधर अपने कुमाऊं में जितनी भी इंडस्ट्री है, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी वगैरह क्षेत्र में, इनको लाने का श्रेय किसी पार्टी विशेष को नहीं, एक आदमी को जाता है और वो रहे पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी। आज हमारे पास ये आंकड़े नहीं है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में थी यहां से अपना बुरे बिस्तर बांध कर क्यों गई।
जो इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों ने यहाँ करना था वो उसका जो एक कितना प्रतिशत वो मिलता है सरकार, ये अपनी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो मिला हुआ था उनको, उस पैकेज को लपेट लपाट के और यहाँ खाली ढांचा छोड़ के जो यहाँ से निकल लिए, इन इंडस्ट्रियों की ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उनको वापस जाना पड़ा। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरी नज़र में इंडस्ट्री को लेके है, उद्योगों को लेके है। भाई एमओयू में ये बात क्लियर क्यों नहीं होती कि उत्तराखंड की जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, जितने उद्योग हैं, उनमें यहाँ के वर्कर परमानेंट नौकरी करें, न कि आप ठेकेदारों को बुला के उनके नीचे ये रहे कि हाँ साहब हम रोजगार दे रहे हैं। ये यकीनन एक गलत परंपरा है और जितना भी शोषण इस बेरोजगारी के दौर में शिक्षित रोजगारों का हो रहा है वो ये ठेकेदारी प्रथा के तहत हो रहा है। अब रही बात 2018 के इन्वेस्टर समिट की बात करता हूं, दो चीजें जरूर दिखी हैं यहाँ। एक फिल्म उद्योग उत्तराखंड में पनपा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कहूँगा मैं कि वो पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे साउथ से कोई फिल्म बनाने आया, उन्होंने 50-100 लड़कों को रोजगार दिया और फिर चल दिए। ये तो आया कि उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्में आपके वो कश्मीर फाइल्स करके यहाँ बनी है पूरी। अभी ये अपने अक्षय कुमार यहाँ भ्रमण पे आए थे, उनकी भी एक फिल्म थी जो पूरी उत्तराखंड में शूट हुई थी, लेकिन उत्तराखंड का कहीं नाम नहीं था उसमें। कश्मीर फाइल में कहीं भी ये नहीं दिखाया गया था कि ये उत्तराखंड का शूट हुआ है। भाई आप कोटेशी तो दीजिए, आपको अगर फ्री में यहाँ शूटिंग के लिए बुलाया जा रहा है कि आपको शूटिंग के सारे वो सब फ्री में मिल रहा है, उसके बाद भी आपका कोई दायित्व नहीं बनता, तो कैसे आप स्ट्रगल करेंगे? कैसे ये ग्लोबल समिट के तहत जो पर्यटन की बात करता हूँ, होम स्टे को लेके, विलेज टूरिज्म को लेके प्रदेश सरकार ने पहल की है, लेकिन वो होम स्टे मिल किनको रहे हैं? सिर्फ उनको जिनके खाते में पहले इतना माल जमा है कि वो ब्लैकमेलिंग कर सकते। चले जाते हैं इस्टवाल जी, डीके मैं- पाल जी, मैं एक बात और कह दूं, जी। मैं अभी एक फीचर लिख रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे शहर की सड़क और मेरे गांव की सड़क, ये देखिए छाले पड़ गए। अभी गांव से आ रहा हूं, जब से सड़क बनी गांव की, दोबारा उस सड़क पर कभी डामरीकरण नहीं हुआ और तो और पुस्ता तक नहीं पड़ा। इतनी घास उगी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने एक उसमें थे, समारोह में थे, उन्होंने घेर के बोला, बड़ा पत्रकार बनता है, बड़े टीवी चैनलों में बैठा रहता है और ये हमारी स्थिति है। हमारे लिए सड़कें मर गई, हमारे गांव मर गए, हमारे खेत मर गए, और तब भी बोल रहे हो कि नहीं साहब पलायन मत करो। अपने आप तो देहरादून में बैठा हुआ है और हमें यहाँ शिक्षा दे रहा है कि पलायन मत करो। ठीक है सर। ऐसे में हमारे पास दर्पण दिखाने के लिए क्या है? मेरी सरकार, मेरा आपसे ये प्रश्न बनता है। ठीक है, डीके पाल जी आप कुछ बोलना निश्चित चाह रहे रूप थे? से सवाल तो बनते हैं। अब हमारी तो बन गई फिर से सरकार और हम तो करेंगे राज्य का बंटाधार। भारतीय जनता पार्टी का आचरण कैसा आचरण है भाई साहब? आपने कहा कि 90 के दशक में सारी इंडस्ट्रियां लग गई थी, तमाम चीजें लग गई थी। इसका मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपने भी कुछ नहीं किया। ये तो साफ कर रहे हैं ना आप, तस्वीर में साफ कर रहे हैं। आपने तो इंडस्ट्री को गिनवाया है, वो बंद हो गई। जो आदरणीय पत्रकार महोदय का, ईस्टवाल जी का जो दर्द है आज झलक रहा है, उस दर्द का हिस्सा हमारे शहरों की जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां थी, जिसको मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आम आदमी पार्टी बोलती है, वो हमने आज देखा वहां पशु चर रहे। लुप्त हो गई। लुप्त हो गई। वो बिल्कुल पशु चल रहे हैं। पशुओं का भी इलाज बहुत जरूरी है। आप तो केदारनाथ से मरने के लिए बेचारों को पशुओं को छोड़ देते हो मेरे भाई। आपको तो दर्द ही नहीं हो रहा है। लेकिन भाई, डीके पाल जी सवाल ये बड़ा उठता भ्रष्टाचार है, किया है, डीके सबने पाल दिखा जी दिया। सवाल ये उठता है कि ये तो चर्चा का विषय है, क्योंकि हम यहाँ आप लोग पैनल में बैठे हैं, हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में अगर आता है तो क्या उसके प्लस माइनस हो सकते हैं। लेकिन जनता के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो जनता के लिए तो कोई भी अगर बाहर से आता है और ये कहता है कि हम आपके वहां पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आपके वहां पे रोजगार आएगा, तो पहली इमेज तो यही जाती है, एक होप होती है, एक उम्मीद जिंदा होती है कि हमारे प्रदेश में हमको नौकरी मिलेगी। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हम और आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो उम्मीद है। बिल्कुल लोगों को बरगलाने का काम
भारतीय जनता पार्टी के आचरण में नहीं, खून में हो गया, खून में। आज कितने लव जिहाद, कितनी तमाम तरह की बातें हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छा लव जिहाद नहीं हो रहा। ना, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, बोल रहे हैं आप ऐसी बात। जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने क्या कहा? उत्तरकाशी में क्या हुआ? आपने क्या लव कहा? जिहाद में चले गए सर, प्लीज। छोटी मैं आप छोटी लोगों को जल रोकूंगी, हम समय कम है, इसलिए लव जिहाद डिफरेंट टॉपिक है। जिस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं उस पर बात ठीक। करें। मैं वही बात कर रहा जी। हूँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मीटिंग बुला रहे, कैबिनेट की बैठक हो रही, दमादम। उन्होंने क्या कहा अभी 1 साल पहले? हम अपने पानी पर छोटी जल विद्युत परियोजनाएं लगाएंगे। कहाँ है भाई रविंदर जी? कौन सा आपने डॉक्यूमेंट अखबार में निकाला है? अरे झूठ मत बोलिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा, इस राज्य का भला नहीं होगा। और इनकी पीड़ा, इस्तेमाल जी की पीड़ा से मैं सहमत हूं, शांति भाई की, उन राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा से मैं सहमत हूं, जिन्होंने अपनी शहादतें दी है अपने गांव को बसाने के लिए, नया उत्तराखंड बनाया है और अपने आप को आहूत किया है उन बहनों ने। लेकिन और हम रविंद्र पलायन जी कर का रहे हैं। तो ये भी कहना है कि अगर हमारा विपक्ष सपोर्टिव होता, हमें भी सजेशन देता, तो शायद हम उन सेक्टर्स पे काम कर सकते थे। आप विपक्ष लोगों का ने सजेशन काम नहीं दिया, इसका बिल्कुल मतलब। भी नहीं होता। केजरीवाल जी के सामने कौन सा विपक्ष है? और वो कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ दिख रहा है। आप 49 पंजाब करोड़ में रुपए कितना खाली। बड़ा विपक्ष है। अरे भैया वो 6 करोड़ कितना बड़ा रुपए के काम पर्दे कर रहे खरीद के हैं। लगा दिए। जिनको भाई साहब ने जिसको बोला, रहने शांति भाई के ने लिए और इटली आदर से से सूरज टाइलें सिंह आई जी ने, हो। उनकी आप बात बता बढ़ाऊंगा रहे मैं हैं आगे, काम किया है, बताओ। गर्व से अरे बढ़ाऊंगा। महाराज, सुनिए वाह भाई वाह, भाई, भाई वाह। आप सोशल सर आपकी बोतल के साथ एक बोतल फ्री करवा दी। अरे भाई साहब सुन लो बात जरा राज्य के भले के इंडस्ट्री बारे में। लगाइए, महाराज। आप एक बात सुन लीजिए दिव्या जी, जी। हम ठेकेदारी प्रथा पर कितने लोगों की आहुति, कितने युवाओं की आहुति देंगे भाई? पंजाब से तो सीख लीजिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म करके 36,000 नौजवानों को संविदा के अरे भैया सड़कों पे बैठे हैं, किसान भी बैठे कर हैं दिया। आपके। आपको समझ नहीं आएगा। उत्तराखंड के नौजवान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं परमानेंट और भूल अपनी माफी, वो 10 अपनी जो साल से गलती बेचारे है बुड्ढे हो गए। 2022 की, आम आप आदमी जिनको पार्टी को वादा उत्तराखंड में करके आए सत्ता में थे, नहीं लाए, अरे क्यों उसके लिए झूठ बोल तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो संविदा के, आपके तमाम पीआरडी के, हमारे 108 के, हमारी बहनें जो सेवा देती है, जो भी आंगनबाड़ी के तमाम, वो परमानेंट होती। इसलिए तो भाई आपके उम्मीद थी उनको, आप फेल हो गए, अब तो रोएंगे ना। तो क्योंकि डीके पाल जी, आप उनकी आपने कहा ये उम्मीदों पर खरा बरगलाने, नहीं उतर जब रहे। मैंने आपसे सवाल किया आपने कहा ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी होती और आम आदमी पार्टी भी यही बात कर रही होती, तो क्या आप तब कहते कि ये बरगलाने का काम है? मेरी उत्तराखंड की ईमानदार जर्नलिस्ट दिव्या जी, जरा पंजाब के आंकड़े उठा के देख लीजिए। अपनी छोटी छोटी मूछें हैं कटवा दूंगा अगर वो उन्होंने अपना एजेंडा नहीं किया होगा, अपने सिर मुंडवा दूंगा अरे अच्छा कि बताओ, अगर उन्होंने अपने एजेंडे पे काम नहीं 1000 किया होगा। रुपए महिलाओं मैं को मजाक देने नहीं का कर रहा वादा किया था, वो हूँ, ये हंसी की बात ठीक है, नहीं ठीक है, है। ये मुझे आप दृढ़ता की बताइए। बात है, ये क्षत्रियता की बात है, अच्छा देने संकल्प लग की गए या बात नहीं है। लग गए? हमने अपने संकल्पों को पूरा मुझे किया आप है। बताइए, वो आप महिलाओं मजाक को बना जो रहे हैं इस 1000 बात का। रुपए महीना देना था वो नहीं, दे रहे हैं, मजाक आप नहीं नहीं उड़ा दे रहे सर। सवाल ये है कि एक सरकार अगर सत्ता में है, अगर वो कुछ वादे जनता से करती है और प्रदेश में लागू करने की कोशिश करती है, तो बरगलाना कैसे? और अगर आप लोग कहते और आप लोग करते, तो वो फिर अपने वादों पर खरा उतरना कैसे? ये हाथ दोनों आंगन चीज को अलग आर बातें सिक्का नहीं हो सकती। और सबकी पढ़े लिखे आइडियोलॉजीज को पार डिफरेंट हो सिक्का। सकती है सर। हाथ आंगन को आर सिक्का, पढ़े लिखे के पार सिक्का, सबका मैनिफेस्टो आता है। आप पंजाब का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, ईमानदारी अच्छा से कह 1000 रहा हूं। रुपए ठीक महिलाओं है, को मैं देना फाइनल शुरू कमेंट किए की ओर हैं बढ़ूंगी। नहीं ठीक है, किए? मैं ये फाइनल बता कमेंट की दीजिए। ओर बढ़ूंगी। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। सबसे पहले शुरुआत सूरज सिंह नेगी जी आपसे करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर कि इन्वेस्टर समिट को लेकर इतनी सारी चर्चा हमने करी, अलग अलग सेक्टर्स हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या उम्मीद अब आपको है 2018 के इन्वेस्टर समिट के बाद? दिव्या जी, जब हम 2018 में समिट की थी, उसके परिणाम हमारे सामने हैं और हमारा कहना यह है कि जनता की गाड़ी कमाई के जो 100 करोड़ आपने हवा में फूंक दिए, उड़ा दिए, उन उद्योगपतियों से क्या आपने दोबारा संपर्क किया? वो क्यों नहीं आए? कौन सी ऐसी सुविधाएं वो चाह रहे थे उत्तराखंड में कि एक विकास का माहौल हो, एक उद्योग चलाने का माहौल हो? आपने कौन कौन सी जो है उद्योग यहाँ पर चिन्हित किए? क्योंकि हमारे पास जो कच्चा माल है उसके हिसाब से हमको उद्योग लगाने की आवश्यकता है और उस पर मैं समझता हूँ कि सरकार कोई होमवर्क नहीं कर रही है। हम आज तक ये तय नहीं कर पाए कि जो है हमारे राज्य में कौन कौन से उद्योग लगेंगे, क्या क्या हमारे पास जो है कच्चा माल है। देखिए, जब तक कच्चा माल जहाँ पर कच्चे
कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहां का उद्योग ही फल फूलता है। कोई भी उद्योगपति दूसरे प्रदेशों से कच्चा माल लेकर के यहाँ पर तैयार करेगा और फिर बेचने के लिए दूसरे प्रदेशों में ले जाएगा, ये संभव नहीं है। हमको पहले राज्य के हित में ये चिन्हित करने पड़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या कच्चा माल है, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर हो सकते हैं, और उन उद्योगपतियों के पास जाकर के हमको अपना रोड मैप दिखाना पड़ेगा, हमको अपनी योजनाएं बतानी पड़ेंगी, हमको माहौल बताना पड़ेगा कि उद्योग के अनुकूल हमारा माहौल है, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, तब जाकर आएगा। ये खाली पैसा फूकने से, जनता की गाड़ी कमाई को जो है हवा में उड़ाने से उद्योग नहीं आने वाले। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आप क्या सोचते हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर? देखिए दिव्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 प्रतिवर्ष बच्चों को रोजगार देने की बात की थी। मैं भाजपा पे छोड़ता हूँ कितने लोगों को रोजगार दिया। भाजपा ने वादा किया था कि हमको सत्ता दीजिए, 100 दिन में लोकायुक्त कानून लागू करूंगा। मैं भाजपा पे छोड़ता हूँ। भाजपा ने कहा था राजधानी गैरसैंण हम सब बनाएंगे, मैं भाजपा पे छोड़ता हूँ। भाजपा ने कहा था कि उत्तराखंड की जवानी और पानी पहाड़ के काम आएगा, कितना पहाड़ के काम आ रहा है, रोज आत्महत्या हो रही है, ये भी मैं भाजपा में छोड़ता हूँ। कहने का मतलब है 2018 में भी ग्लोबल समिट की बात करी थी। अगर ये पैसा यहाँ आया है तो फिर ये दिहाड़ी की मजदूरी क्यों पहाड़ के बच्चों को थोपी जा रही है? क्यों पहाड़ में स्कूल बंद किए जा रहे हैं? क्यों पहाड़ के पढ़े लिखे बच्चे अपने राज्य से पलायन कर रहे हैं? क्यों उत्तराखंड में गुर्बत है? क्यों पलायन हो रहा है? ये सारे सवाल भाजपा पे छोड़ता हूं और जवाब सिर्फ यही मिलेगा। हमने कहा था वोट दो, जुमलेबाजों की सरकार है, अगला जुमला तैयार है। इस नारे के साथ भाजपा काम कर रही है। जनता समझेगी, देर से समझेगी, मगर जिस दिन जनता इनसे बदला लेगी, मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भाजपा के नेता अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, इतने बड़े ठग हैं ये। ईस्टवाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, क्या सोचते हैं आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? मुझे लगता है कि G20 के बाद अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और 2 मिनी ग्लोबल समिट हो रहे हैं, जो एक आपके मसूरी में है और एक हल्द्वानी में है, तो मुझे लगता है कि पहाड़ में जो पुराने चिन्हित किए गए थे इंडस्ट्री के क्षेत्र, उन पर कुछ काम होगा, एक आस है। लेकिन मैं यही कहूँगा फाइनली, चिरागों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, जाने फिर कहाँ मुलाकात होगी। हो सकता है कि कुछ नई आज की किरण फिर से हमारी आंखों में दिखने को मिले, और हो सकता है कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उसके लिए भी एक सरसब्ज, एक मुंगेरी लाल के सपने हो। इस्टवाल जी, युगराज में कुछ नहीं वाणी, उन सिर्फ सपना दिखाना और पहाड़ियों तो लूटी खाना। ठीक है पाल जी, फाइनल कमेंट सर, शॉर्ट में प्लीज। देखिए, रोड मैप नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तराखंड के अंदर। रोड मैप का तरीका होता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जाकर के 10 साल की पुरानी आम आदमी पार्टी से सीखे। हमने पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जो वहाँ स्टैब्लिश थे, उनको कहा, बताया कि भाई यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में आपके लिए टैक्स कम करने की योजना है, हमारे पास में आपके जो इंडस्ट्री के जो आपकी बिल्डिंगें हैं उनको रिपेयर करने की योजना है। देखो, रोड मैप नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। रोड मैप के बगैर उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। और सुनिए, आम आदमी पार्टी क्यों राज्यवासियों की उस मांग को क्यों समर्थन करती है जिसको हम गैरसैंण अस्थायी राजधानी कहते हैं? क्योंकि हमें पहाड़ का, सिमली का, हमें तमाम जो 10 जिले हमारे जो उद्योग शून्य रह गए, जो व्यापार शून्य रह गए, उनको स्टैब्लिश करना है, तो हमको इंडस्ट्री को बढ़ावा तो देना पड़ेगा। लेकिन हवाओं में बढ़ावा देकर के कुछ होने वाला नहीं है। यदि हम धरातल पे प्रॉपर रोड मैप लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी होगा, हवा में कुछ नहीं होगा। ठीक है, रविंद्र जी, फाइनल कमेंट, क्या आश्वस्त करेंगे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जनता, और हम लोग क्या उम्मीद रखें कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इस बार उत्तराखंड में आएगा? देखिए, लगातार हो रहे विकास को जनता महसूस कर रही है, हमारे प्रयास को जनता सराह रही है, और जनता क्या, पूरी दुनिया जिस प्रकार से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका है पूरी दुनिया में, जिस प्रकार से उनको सुन लीजिए ना, उनको लेके जिस प्रकार का कमेंट करती है, उनसे मिलने के लिए बेताब रहती है। और विपक्ष एक तरफ, मुझे वो चिड़िया याद आ जाती है जो रात को जब सोती है तो पैर ऊपर कर लेती है। अभी जिस प्रकार से विपक्ष का वो है कि जी इन्हें जनता ढूंढेगी, इन्हें मारेगी, इनका भी उस चिड़िया की तरह, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो पैर ऊपर
करके यूं सोती है कि तो ये भाजपा है आसमान वो गिरेगा चिड़िया। तो मेरे पैरों पे रुक जाएगा, वो चिड़िया ना तो वो भाजपा है। आसमान को गिरेगा ना वो उससे पैरों से रोक पाएगी। तो आपका ठीक है, सपना है, मोदी जी, आप ये देखते भी रहिए, काफी जनता ठीक है। ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी, जनता हमारे विकास को, हमारे प्रयास को, हमारे जय हो जुमले जो वालों की। जनता को दिख रहा है जो हमने दिया है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, ठीक है। चाहे सम्मान के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक चाहे रूप में अपमान हो, के क्षेत्र में ये भी हो, सब खिलाड़ियों हमारे का। जनता बहन, देख रही है, हमारी लोग अंकिता देख भंडारी रहे के हैं। परिवार जहां का एक तरफ अपमान, 2014 से उन पहले नौजवानों कहते को थे लाठियों कि से हमारे पीटा, पास उनका पैसे अपमान। नहीं है, हम ये हेलीकॉप्टर भी नहीं तो खरीद बताइए ना। सकते। फाइनल गुड। आज हमारे पास इतने संसाधन है जिसे हम खुद भी बना रहे ठीक हैं है। और देशों को भी सप्लाई कर रहे ठीक हैं। है। तो आप चाहे जितना भी बोलते रहिए, इस पे जनता कतई विश्वास करने वाली नहीं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की जल्द होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस प्रदेश में जहां इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश की जनता के लिए, ताकि यहाँ पर जो वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड लेबर है, जो युवा है, उन्हें यहीं पर रोजगार मिल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये पलायन रोकने में भी करेगा। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार किस लेवल के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होता है। पुराना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या आंकड़ा है, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।